नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर के तौर पर पीटी 365 को देख रहे थे। पीटी 365 का हम पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसका जो करंट अफेयर देख रहे थे। 7 या 8 वीडियो मैं इसमें बना चुका हूँ। मैं बहुत ही क्रमवार और धीरे धीरे पढ़ के एक एक चीज़ को जहाँ क्वेश्चन की कंडीशन बन सकती है जिस पैरा पे उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ये नहीं कि बहुत जल्दी से ख़त्म करना बाद में फिर हमको कुछ ना आए, ये भी देखना है ना। तो इसके लिए हमने बहुत आराम आराम से अंडरलाइन कर करके पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जो हमारा जो अब तक साल भर में जो विभिन्न संशोधन हुए हैं या अधिनियम लाए गए हैं उनके बारे में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित अधिनियम जो है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति हाल ही में भारत के हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है। पहला देखेंगे, 3 विधेयक हुए हैं तो जाहिर है तीनों क्रमवार लिखा गया है और तीनों की अलग अलग हेडिंग बनी। पहली है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता उसी का रूप है जो पहले भारतीय दंड संहिता थी 1860 का, उसी में सुधार करके नाम बदला गया जिसे भारतीय न्याय संहिता रखा गया, क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने का कानून था। तो वहाँ दंड देने की बात होती थी हर बात पे। भारतीयों के लिए बनाए गए थे कानून जिसमें दंड की प्रावधान था, तो इसलिए भारतीय दंड संहिता उसे कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में भारत जब स्वतंत्र है तो वह अपने लोगों के लिए दंड का प्रावधान न करके न्याय का प्रावधान के बारे में सोचता है। इसी विचारधारा से जो भारतीय दंड संहिता थी 1860 की, उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है 2023 में। यही देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए प्रमुख कानून। बाकी मैंने ये आपको समझा दिया है, आपको ऐसे ध्यान भी रहेगा कि नाम भी क्या हुआ है। अब पृष्ठभूमि देख लेते हैं और भारत की न्याय संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। पृष्ठभूमि है भारतीय दंड संहिता 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया था। 1857 के सैनिक विद्रोह का प्रभाव 1860 के आईपीसी को कानून रूप दिया गया। मतलब कि पहली बार एक विधि आयोग बनाया गया थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा। हाँ, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे मैकाले चुने गए थे। आपको पता है इसके अध्यक्ष मैकाले चुने गए थे। साथ ही साथ ये जो दंड संहिता आई, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप बनाया गया था, वो बनाया गया था 1833 का, जो आप देखेंगे चार्टर एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके द्वारा ये भारतीय दंड संहिता का प्रारूप और मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन इस पर इतनी बात नहीं चल रही थी। फिर आपको याद होगा कि 1857 का महान विद्रोह मंगल पांडे के नेतृत्व, मतलब कि प्रारंभ, नेतृत्व नहीं कहेंगे, मंगल पांडे ने इसको प्रारंभ किया था। तो उसी में देखेंगे आप कि एक मिनट रुकिएगा, उसी के बाद देखेंगे आप जब भारत में इतना ज़्यादा उथल पुथल हो गया, अंग्रेजों का शासन जहाँ ख़त्म होने वाला था, तो जब वापस से फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ भारत में अपना फिर से शासन प्रारंभ किया, तो उन्होंने सैनिकों का जो अनुपात था उसको भी बदल दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस तरह के क्रांति दोबारा ना हो पाए और उसके लिए दंड को एक प्रावधान बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य करने से पहले उस चीज़ से डरे कि हमें किस काम के लिए कितना दंड मिल सकता है। तो उसके लिए 1860 में आपने देखेंगे भारतीय दंड संहिता लाई गई, क्योंकि दंड
का नाम ही यही, इस दंड से नाम से ही पता चलता है कि ये भारतीयों के लिए लाई गई थी, दंड का प्रावधान किया गया था। ये इसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ याद रखना है कि थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में बना था और लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष थे और ये आयोग या मसौदा कब बना था? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1837 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का मसौदा तैयार किया गया था। ये हो गया पृष्ठभूमि। उसके बाद पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं, फिर इधर का देख लेते हैं, क्योंकि नीचे भी पृष्ठभूमि दी हुई है। फिर देखेंगे 1860 में लागू होने के बाद क्या हुआ? आईपीसी का 1860 में जब लागू हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि विधि आयोग की कई रिपोर्टों में महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषय पर आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। मतलब कि जब ये बन गया तो उसके बाद आप जानते हैं कानून मौजूदा वक्त को लेकर बनाए जाते हैं, लेकिन भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके लिए कानूनों को लचीला बनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उसमें 1857 के बाद 1860 के बाद से जब बना दिया गया तो उसमें काफ़ी संशोधन किया गया। आप संशोधन दौर पे देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 123 ए देखेंगे ना, राजद्रोह, वो 1971 में जोड़ी गई थी क्योंकि उसमें संशोधन किया गया। ये हो गया पृष्ठभूमि। अब देखेंगे भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का है उसको हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है, यानी छोटे मोटे दंड के लिए आप देखेंगे सामुदायिक सेवा का एक प्रावधान किया गया है। इस संहिता में यह उपलब्ध किया गया है कि 16 से लेकर 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। आपको पॉक्सो अधिनियम याद होगा, उसमें यही बोला गया था कि आजीवन कारावास की बात की गई थी। तो ठीक इसी को इसी रूप में लाया गया कि अगर आप 16 से 18 साल के किसी नाबालिग के साथ ऐसा कृत्य करते हैं जो उसके जीवन को पूरा प्रभावित करता है, जैसे बलात्कार जैसे कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए आजीवन कारावास है। या तो मुझे बहुत सही लगता है आजीवन क्या, उसको मृत्यु दंड होना चाहिए ऑन द स्पॉट। उसके आगे देखते हैं, इसमें छल कपट, धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उसको ये धोखा देके कि हम आपसे शादी करेंगे या किसी और प्रकार का वादे करते हैं, तो उसके लिए इसमें आप क्या है, इसमें आप देखेंगे आजीवन कारावास से संबंधित ये है। थोड़ा इसमें लड़कों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। अब देखिए राजद्रोह आ गया, ट्रेडिशंस। इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 ए, सॉरी मैंने 123 ए बोल दिया था, 124 ए है, से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करती है। यानी कि जो आप राजद्रोह देखेंगे, राजद्रोह में आपको बोला गया था 124 ए जोड़ा गया था, उसमें जो है बदलाव किया गया है। अब उसमें क्या क्या बदलाव किए? अलगाववादी गतिविधियां, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करने वालों को आईपीसी की इस धारा में लाया जाएगा। हाँ, कि आपने कोई राजद्रोह किया, मतलब अलगाववादी गतिविधियां, जैसे कि आप बोल दें कि ऐसे नारे लगे थे ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पता नहीं लगे थे कि नहीं लगे थे। हाँ, लेकिन आप इस तरह के नारे लगाने से क्या होता, आप अलगाववादी की कोई प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे नक्सलवाद हो जाता है। और ये सब क्या हो रहा है, ये अलगाववाद को बढ़ावा दे, तो ये किस में आ जाएंगे, अब राजद्रोह में आ जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह, जैसे कि आप देखेंगे कि मणिपुर में सशस्त्र विद्रोह की एक भावनाएं बनी हुई हैं कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, तो ये सब आप देखेंगे इससे जुड़ जाएंगे। ये आईपीसी की धारा 124 ए से जोड़ दिए जाएंगे। अब उसका क्या कहता है, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता अखंडता के खतरे को डालना। कुल मिला के यही बात की गई है कि आप देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे कृत्य करते हैं तो आपको सीधा राजद्रोह जो पहले था उसकी धारा आईपीसी की धारा 124 ए के तहत दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद क्या है, संगठित अपराध में देखते हैं।
यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है। निरंतर गैर कानूनी गतिविधियां जैसे अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा और साइबर अपराध। ये जो इसमें साइबर अपराध जोड़े हैं, ये बहुत अच्छा प्रावधान जोड़ा गया है, क्योंकि साइबर अपराध में ये देखा जाता है कि एक पूरा गिरोह होता है जो आपकी ओटीपी मांगता है, आपको बैंक से बन के फर्जी कॉल करता है। उससे क्या होता है, उससे जनता को हानि मिलती है। तो इसके लिए ये जो आप देखेंगे, आप पूरा का पूरा जो संगठित अपराध में आ जाता है। तो इस तरह के जो कृत्य हैं, इनके लिए आप देखेंगे जो है संगठित अपराध में जोड़ा जाएगा। फिर से कुछ संगठित अपराध देख लेते हैं, जैसे कि अपहरण, वसूली करना, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, कहते हैं सुपारी ली गई तुम्हारी, ये सब भूमि पर कब्जा करने वाले जो होते हैं ना, भूमि माफिया होते हैं, तो ये सब कैसे हो जाते हैं, ये सब आईपीसी की धारा में डाल दिए जाएंगे। अब है किसी समूह द्वारा कुछ आधार पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना। जब व्यक्ति का समूह के साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचता है, तो ऐसे समूह के से प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माना होगा। गंभीर चोट पहुंचने की स्थिति में 7 साल की अवधि के लिए कारावास और जुर्माना दंडित किया गया। मतलब कि जैसे आप देखते हैं मॉब लिंचिंग हो गई, हाँ अभी नस्ल को लेकर कहते हैं मणिपुर में हिंसा हो गई, हाँ जन्म स्थान को लेकर जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो बिहारियों को लेकर बोला जाता है, भाइयों ऐसे बोला जाता है ना यूपी बिहार के लोगों को। तो ये सब जो देखेंगे आप, ये व्यक्तिगत विश्वास, जन्म स्थान, लिंग, महिला को लेके आप डायन का रूप देते हैं, इस तरह का जो कृत्य है आप देखेंगे वह आईपीसी की धारा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा आप देखेंगे, तो इसमें मृत्यु, अगर आपने किसी की हत्या कर दी मॉब लिंचिंग या किसी इस तरह के कार्य में, तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। अगर आपने उसको गंभीर चोट पहुंचा दी तो आपको 7 वर्ष का की जो जेल हो जाएगी और जुर्माना भी हो सकता है। ये टॉपिक जो भारतीय दंड संहिता था वो समाप्त हुआ। अब जो भारतीय दंड संहिता को बदल कर क्या नाम किया गया, भारतीय न्याय संहिता। अब उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आप देखेंगे दंड प्रक्रिया से सीआरपीसी जो आती हुई थी 1973 की, उसमें चेंज किया गया है। जो सीआरपीसी हमारी थी 1973 की, उसमें जो है चेंज किया गया है। अब उसमें चेंज करके क्या डाला गया है, उसमें चेंज करके नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। नागरिकों की सुरक्षा कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रस्थापित किया गया है। कई अधिनियमों एक मिनट रुकिएगा। मच्छर बहुत आ रहे हैं। ठंडी चली गई है, गर्मी आ नहीं पा रही है। तो ऐसे मौसम में क्या होता है, जो आप देखेंगे मौसम में नमी ज़्यादा होती है। मौसम में नमी और एक अच्छी तापमान होता है, जहाँ ठंडी में गर्मी भी नहीं होती है। तो ऐसे में जो ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे मच्छर हो गए, ये सब हो गए, ये सब आक्रामित हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब आपका पेपर भी होता है और आप बीमार भी होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि ये जो मौसम होता है बहुत अनुकूलित होता है ऐसे कीट पतंगों के लिए। तो इनको ये आपको अपनी सेहत पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई सेहत की। देख लेते हैं फिर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सुरक्षा ही तो कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई बीमारी ना हो इसके लिए सुरक्षा कर रहे हैं। तो चलिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को इसमें बदला गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराध के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब इसमें क्या किया गया, गिरफ्तारी किस बेस पे होगी, हाँ अभियोजन किस बेस पे लगेगा और जमानत की प्रक्रिया क्या होगी, इन सबको में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले देखते हैं हम पृष्ठभूमि को, देखते हैं क्या पृष्ठभूमि की, इस कारण से भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता थी सीआरपीसी 1973 की, उसको किस किस बेस पे लाया गया था, अब ये देख लेते हैं। उत्पत्ति, सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था।
इसके बाद 1872 और 1882 में क्रमिक रूप से अधिनियमित संहिता द्वारा इसे प्रस्थापित किया गया। इसमें कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करते हुए सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण हुआ था। याद रखना है, सीआरपीसी सर्वप्रथम कब लाई गई थी? यह 1861 में लाई गई थी। भारतीय दंड संहिता के बाद 1860 के बाद 1861 में लाई गई थी। इसमें समय समय पर संशोधन भी होता रहा, जैसे कि 1872 में हुआ, 1882 में हुआ, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 1898 में किए गए, फिर 1923 में किए गए और फिर 1955 में किए गए आज़ादी के बाद। लेकिन जब हमारी 41वीं रिपोर्ट आई, विधि आयोग जो होता है, विधि आयोग की जब 41वीं रिपोर्ट आई तो उसमें 1973 में फिर से संशोधन की बात कही गई। उसी का स्वरूप आज तक चल रहा था। अब इसमें बदलाव किए गए हैं। जो नए बदलाव किए गए हैं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाई गई है, उसमें क्या क्या प्रावधान है ये देखने जा रहे हैं हम। विचाराधीन कैदियों की हिरासत, मतलब जो कैदी ऐसे हैं जो अभी तक जिनके ऊपर दंड या जिनके ऊपर अपराध जो है वो पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ, उनके बारे में क्या है ये देख लेते हैं। इसके तहत पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। मान लीजिए आपको 100 साल की सजा हुई, 100 साल को एक पैमाना मान ले, या आप इससे मान ली 10 साल की सजा हुई, तो आपने 1/3, मतलब कुल मिला के आप देखेंगे कि आपको आपने उसका तिहाई हिस्सा जो है पूरी सजा का, वो अच्छे से बिना किसी उपद्रव के शांतिपूर्वक अपना आचरण के साथ जेल में बिताया है, तो बाकी का बचा जो 30% वो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो माफ क्या किया जाएगा, वो आप तब उस पर जो है जमानत पे आप बाहर आ सकते हैं। ये बात हो रही है इसमें कि आप जमानत पे वापस आ सकते हैं, तब जमानत दी जाएगी। अब उसके आगे देखते हैं। यदि किसी यदि किसी आरोपी व्यक्ति की जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया गया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, सपोज करिए, एक मिनट क्या खुल गया, कोई आपके ऊपर केस चल रहा है। हाँ, उस केस के दौरान अभी तक आप पूरी तरह से वो नहीं हुए, मतलब कि पूरी तरह से जो दंड के प्रावधान आप पर लागू नहीं हुआ, तो पूरी तरह दंडित आप घोषित नहीं हुए, लेकिन आप जेल में रह रहे हैं, और आप जो है उसकी जो है आप देखेंगे कुछ हिस्सा आपने काट लिया है। अब आधा हिस्सा, मतलब आपने जेल में चोरी के मामले में गए 6 महीने के जेल में, तो आपने 3 महीना काट लिया है, तो अब आपको जब सजा होगी तो उस पे आपकी रिहाई हो सकेगी। ये बात इसमें हो रही है। अब आगे देखते हैं। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। मृत्यु व आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध पर नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराध की कार्यवाही लंबित है उनके लिए सब नहीं होगा। इसी ऐसे व्यक्ति के जिनको पहली बार सजा, मतलब गलती की है, उनके लिए सब लागू होंगे और छोटे मोटे केस पे होंगे, लेकिन मृत्यु या बलात्कार जैसे केस पे ये लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं उसके। मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामले जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच में क्या होता है इसमें देख लेते हैं। यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिसके लिए कम से कम 7 साल के कारावास का दंड दिया गया है, जैसे बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, इन सब में आप देखेंगे, या आप देखेंगे मॉब लिंचिंग हो गई, हाँ, नस्ली हत्या हो गई, जो 7 साल के लिए है, उसमें आप फॉरेंसिक जांच की बात की गई है। नमूनों या प्रतिरूप जो होंगे उनको, यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर का प्रतिरूप, लिखावट के नमूने, उंगली के निशान और आवाज के नमूने प्रदान
करने के आदेश देने का अधिकार देता है। कार्यवाही के लिए समय सीमा, ये देख लेते हैं क्या है। ये तो बहुत ज़रूरी थी कि कार्रवाई कब तक पूरी, उसमें कोई समय सीमा नहीं थी, तो इसके लिए अब इसमें निर्धारित किया गया है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ित की जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय समय पर निर्धारित करती जाएगी। मतलब कि समय समय बताया जाएगा कैसा कितने समय पे इसको ये काम पूरा करना है। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें जो बदलाव आए हैं वो देखा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी, सिविल और फौजदारी दंडिक कार्यवाही में भारतीय न्यायालय में साक्ष्य को स्वीकारता हेतु नियम का प्रावधान करता है। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है वो नाम नहीं बदला गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है। और यह जो बदला जा रही है 1872 का बदला जा रहा है। कब आया था ये? 1872 में आया था। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या मुख्य प्रावधान है ये देखने जा रहे हैं। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्य से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय देता है। अब इसमें क्या खास है ये देख लेते, जो नया वाला है, साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकारता। देखिए, पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप में जो रिकॉर्ड दिए जाते थे वो स्वीकार नहीं किए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में जो आप 2023 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे तो उसमें डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रहेंगे उनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। पहले क्या होता था, पहले मान तो लेते देख के हाँ, लेकिन उसका जो एक रिकॉर्ड होता था, एक रिकॉर्ड से तात्पर्य ये है कि उसको अपने जो न्यायालय जो निर्णय सुनाएगा उसमें उसके जो पक्ष होंगे उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन वर्तमान में अब जो होगा वह जो है जैसे डिजिटल होगा वैसे कागजी रिकॉर्ड दोनों समान ही माने जाएंगे। अब है मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के साक्ष्य दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी आपने कोई सूचना दी है तो उसको आप मौखिक साक्ष्य के रूप में मानेंगे। ये बात हो रही है। अब है संयुक्त सुनवाई। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने से संबंधित है। यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जा रही है जो भगोड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणाओं का अनुपालन करने में विफल रहा है तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। विशेष और स्थानीय कानून, स्पेशल एंड लोकल लॉ जो है उनके लिए भी जो परिवर्तन या जो भी बात की गई करंट में उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हाल ही में आपराधिक कानूनों पर पेश किए गए विधेयकों ने विशेष और स्थानीय कानून को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा है। संज्ञेय अपराध को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता या विशेष और स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा संज्ञेय अपराधों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता या विशेष या स्थानिक कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संज्ञेय अपराध को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी पुलिस स्टेशन पर
प्रभारी अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। विशेष या स्थानिक कानून के बारे में, विशेष कानून जो है एक ऐसे कानून होते हैं जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु इन्हीं विशिष्ट कानूनों विषयों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। उसके बाद देखेंगे आप कि जो आएगा स्थानीय कानून, वह कानून होते हैं जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका 1999 का जो था। अब है मृत्यु और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। यह जो लाया गया था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी से प्रश्न मुझे लगता है ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया गया है कि पंजीकरण जो मृत्यु को लेकर, जन्म को लेकर, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो उसमें जो है ये आया है। हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 पारित किया गया है। यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित करेगा। मतलब कि जो अभी हाल ही में 2023 का अधिनियम आया है, मृत्यु और जन्म पंजीकरण अधिनियम लाया गया है, यह किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? यह जन्म और मृत्यु पंजीकृत अधिनियम 1969 को संशोधित कर रहा है। अब आगे देखते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रमुख उपबंध पर एक नजर है। साइड में दिख रहा है आप लोग को? हाँ, सही दिख रहा है। यह भारत में जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है। इस कार्यक्रम के लिए अधिनियम में रजिस्ट्रेट जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर लागू करने में क्रमशः मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह रजिस्ट्रार से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। घर में होने वाले जन्म या मृत्यु से संबंधित घर के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह आरजीआई को इसकी रिपोर्ट दे। यदि जन्म या मृत्यु किसी अस्पताल में होती है तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे। बच्चे के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। मतलब अब इसको समझिए क्या था पुराना वाला में यह था कि अगर कोई मर जाता है तो उसको जो है रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ता है कि यह हमारे घर का यह व्यक्ति जो है मर गया है। अगर ये मृत्यु अस्पताल में होती थी तो जो अस्पताल के प्रभारी होते हैं, मुख्य चिकित्सा प्रभारी, उनको जो है रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ता है। अब पहले क्या था, जन्म प्रमाण पत्र जो लागू होता था वह बच्चे के नाम के बिना भी आप जन्म प्रमाण पत्र लग, जैसे कि ऐसे होता है कि मान लीजिए माता का नाम कुछ है तो माता का नाम मान लीजिए सुमन है तो बोल दिया जाता है सुमन डॉटर, सुमन चिल्ड्रन, ऐसे करके नाम लिख दिया जाता था, बेबी ऑफ सुमन ऐसे करके लिख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब इसमें चेंज हो गया है। तो पहले तो ये था कि ऐसे कारण बिना बच्चे के नाम पे ही प्रमाण पत्र बन जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है ये ध्यान रखिएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची में आता है। तुम ध्यान रखिएगा, केंद्र या इस समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। वर्ष 1969 के अधिनियम को अभी तक संशोधित नहीं किया गया था। सोचिए इतना पुराना था, 1970 के दशक का था। मतलब कि 5 दशक बीत गए थे, उसमें संशोधन नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात संशोधन होना बहुत जरूरी था, इसलिए सरकार ने इसको पेश किया। जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के मुख्य उपबंध पर एक नजर देख लेते हैं। जन्म और मृत्यु का डेटाबेस देख लेते हैं। इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि भारत का रजिस्टर्ड जनरल यानी कि आरजीआई पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने का दायित्व मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। राज्य स्तर पर प्रमुख
रजिस्ट्रार भी एक ऐसा ही डेटाबेस बनाए रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जो वो देख लेते हैं। अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्र के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण का प्रावधान किया गया है। आधार से लिंक करना। जन्म पंजीकरण के मामले में माता पिता और सूचना देने वाले आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। कनेक्टिंग डेटाबेस में क्या है ये देख लेते हैं। अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को जनरल रजिस्ट्रार, मतदाता सूची, राशन कार्ड जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने के लिए बनाए रखने के अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। अपीली प्रतिक्रिया देख लेते क्या है। रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। तो ये नॉर्मल सा था, इसमें जो बदलाव हुए थे वो नॉर्मल हुए थे, लेकिन हो सकता है घुमा फिरा क्वेश्चन इसमें पूछे। अब देखने जा रहे हैं हम लोग प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, यानी प्रेस से संबंधित इसमें आया है जो भी होगा। अब उसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने प्रेस और पत्र पंजीकरण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून के औपनिवेशिक युग में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह ली है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है, अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा, एक तरफ जो औपनिवेशिक काल के जितने भी अधिनियम थे जो संशोधित हुए उनको लिख दिया जाएगा, और एक तरफ जो है आप देखेंगे उसका ईयर लिख दिया जाएगा। जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, फिर उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब लिख दिया जाएगा, फिर ईयर लिख दिया जाएगा, फिर लिख दिया जाएगा मान लीजिए जो जन्म प्रमाण पत्र 1969 का था वो लिख दिया जाएगा। फिर प्रेस और पुस्तक पंजीकरण, ये तो बहुत पुराना है, इसको भी लिख सकते हैं ये कब का था। तो ये कब का है, 1967 का, ये याद रखिएगा, थोड़ा बहुत भी ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा। अब है प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 से पहले पारित प्रेस अधिनियम से संबंधित इतिहास इसमें बता रहा है कि जो इससे पहले जब एक्ट के आने से, यानी 1867 के एक्ट आने से पहले का क्या इतिहास था, प्रेस कैसे काम करता था, समाचार पत्र कैसे निकलते थे, उनके बारे में इतिहास बता रहा है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 का यह अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इसे भारत पर संभावित फ्रांसीसी आक्रमण से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाया गया था। हालांकि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे वापस ले लिया था। लाइसेंसिंग विनियमन अध्यादेश 1823 क्या था ये देख लेते हैं। यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इसके कार्यकाल में, जॉन एडम के कार्यकाल में पारित किया गया था। एक मिनट, बहुत मच्छर लग रहा है ऑल आउट लगाने के बाद। यही सब समय है जब आप देखेंगे कि आपको डेंगू, मलेरिया ये सब हो जाएगा, सारे रोग एक साथ होंगे। पेपर का प्रेशर भी रहता है। यह अधिनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इस अध्यादेश में एक कठोर प्रावधान यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता है या उसका उपयोग जारी नहीं रख सकता है। इस अधिनियम के कारण राजा राम मोहन राय ने अपने समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया था। अब प्रेस अधिनियम आया 1835 का, चेंज कर ले, हाँ। यह अधिनियम गवर्नर जनरल मैकॉफ के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस अधिनियम में प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया था। इस कारण मैकॉफ को आप भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता
की सम्मानजनक उपाधि दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप 1835 और 1857 के बीच पूरे भारत में स्थानिक भाषाओं के समाचार पत्र में तेजी से विकास हुआ। अब है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। इस अधिनियम को 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया था। इसमें पहले से ही मौजूदा पंजीकृत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा लाइसेंस व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। उसके आगे देखेंगे प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का देखेंगे। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड जनरल लॉरेंस के कार्यकाल के समय पारित किया गया था। ये बन गया क्वेश्चन हिस्ट्री का। लोग सोचेंगे हिस्ट्री से आया है, लेकिन ये आ जाएगा आपका करंट से जुड़ा हुआ है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 किसके कार्यकाल में लाया गया था, या सीधा सन पूछेगा कि 1867 में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड जनरल लॉरेंस थे उस समय। जो कार्यकाल के दौरान जो वायसराय थे वो ये थे। इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेखन के लिए प्रिंट्स प्रकाशनों और प्रकाश के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है, जब भी कोई समाचार पत्र निकलेगा तो उसमें वो समाचार पत्र कहाँ से निकल रहा है, उसका मालिक कौन है, ये सब उसमें उल्लेखित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य प्रेस, प्रिंटिंग और पुस्तक एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। अन्य संशोधन देख लेते क्या क्या है इसमें। इस अधिनियम में 1870 और 1893 के बीच कई बार संशोधन किए गए। हालांकि ये संशोधन विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में बोझिल और जटिल रहे। अब है पीआरबी अधिनियम 1867 और पीआरपी अधिनियम 2023 में क्या क्या अंतर किए गए हैं, मतलब कि प्रेस रिलीजिंग से संबंधित, वो देख लेते हैं। अब मुख्य प्रावधान पंजीकरण, पत्रिकाओं के पंजीकरण 2023 में क्या है, इसमें पत्रिकाओं में किताब या वैज्ञानिक या अकादमिक जर्नल शामिल नहीं है। ये किताब अधिनियम के दायरे में से बाहर हो गए हैं। अब विदेशी पत्रिकाओं के बारे में देख लेते हैं। किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रतिक्रिया भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही मुद्रित की जा सकती है। प्रक्रिया का अर्थ है मूल संरचना का सटीक कॉपी। प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा पत्र देख लेते हैं। इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशन को प्रेस रजिस्टर जर्नल और निर्देशित स्थानीय प्राधिकरणों को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकृत प्रमाण पत्र करने का प्रावधान किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण। इस अधिनियम में प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। दंड और जुर्माना देख लेते हैं। इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघन से ज़्यादातर की अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार के कानूनों की औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया है। अब पंजीकृत प्रमाण पत्र निलंबन रद्द करना, ये देख लेते हैं। इस अधिनियम में प्रेस रजिस्टर्ड जर्नल को पंजीकृत प्रमाण पत्र को निलंबित रद्द करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया गया हो, तो उसे पत्रिका प्रकाशन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि ऐसे लोग जो कि बंटवारे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सब जो है आपको रोक दिया जाएगा। यानी कि आप खुद देख रहे होंगे कि न्याय संहिता में भी वही बात बोली जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेस एक्ट में भी वही बात बोली जा रही है। तो काफ़ी कुछ मिला के, मतलब कि एक ही जो, मतलब कुल मिला के देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए जो पहले ढीले प्रावधान थे, ढीले क्या उस वक्त के जो प्रावधान, उसमें संशोधन करके नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, सूचना अधिनियम 2023 का ये देख लेते हैं। और उसके बाद इसमें अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। मुश्किल से 3 पेज और बचे हुए हैं और एक जो है मुख्य प्रावधान है, बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण सुर्खियां होती हैं उनके बारे में उल्लेख है।
मेरे लैपटॉप में थोड़ा रैम थोड़ा स्लो है, इसलिए ब्लर हो जाता है, फिर धीरे सही हो जाता है। घबराने की बात नहीं है। समय देख लेते हैं एक बार कितना हुआ है। 40 मिनट हुआ, 20 मिनट में हो जाएगा। बाकी मैं जो छोड़ने वाली चीज़ है उसको मैं बता दूंगा कि आप अपने से पढ़िए। दूरसंचार अधिनियम जो हमारा 2023 का था वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान की कर दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। यह विधेयक की 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तित किया गया। देखिए ये भी पुराना आ गया है। इसमें देख लेते क्या है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधित तार यानी गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आप देखेंगे येलो कलर से कर दिया है। अब उसके आगे देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय सूचना विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन किया गया है। अब स्पेक्ट्रम का आवंटन मुख्य प्रावधान देख लेते हैं और दूरसंचार अधिनियम 2023 देख लेते हैं क्या क्या है। स्पेक्ट्रम का आवंटन देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि कुछ कुछ निर्धारित उपयोगों एक मिनट रुकिएगा। कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। निम्नलिखित उद्देश्य इसमें शामिल है। पहला देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन, मौसम संबंधित पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवाएं, ये सब हैं। पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन वैश्विक मानदंड के अनुरूप होगा। ट्राई की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ पात्र मापदंड के निर्धारण हेतु ट्राई अधिनियम में संशोधन किया गया। अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। साथ ही देखेंगे सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव होना चाहिए। मतलब कि जो आप अध्यक्ष बनेंगे तो आपके पास 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और जब आप सदस्य बनेंगे तो आपके पास 25 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही बात इसमें हो रही है। अब है न्याय निर्णय की प्रक्रिया देख ले। सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक न्यायिक निर्णय अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर पदम नामित अपीली समिति के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकरण के लिए नियम व शर्तों का उल्लंघन के मामले में इस अपील के अध्यादेश के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर सूचना विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण के समक्ष की जाएगी। उसके बाद उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विधि उपाय कर सकती है। उदाहरण के लिए विनिर्देशित सदस्य प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को पूर्व सहमति डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना होगा। उपयोगकर्ताओं को मालवेयर या से जो आपको सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है रिपोर्ट करने पर सक्षम बनाना होगा। अब राइट ऑफ वे मतलब कि राइट ऑफ मतलब कि बदलने का जो है, ऐसी संस्थाएं जो दूर संचार ऐसी संस्थाएं जो एक मिनट रुकिएगा। हम्म ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधित अवसंरचना का निर्माण करती हैं वे सार्वजनिक व निजी संपत्ति में राइट ऑफ वे की मांग कर सकती हैं। राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक व निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है। अब है अवरोध और तलाशी का अधिकार। ये सब आप देख लीजिए, इतना सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। अब है इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन में क्या, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्राई वाला, उसमें जो ट्राई कब का है ये पूछा जाएगा और साथ ही साथ इसमें ये पूछा जाएगा कि ट्राई में कितने सदस्य और उसके मापदंड क्या होंगे। बस यही इंपॉर्टेंट उसमें है और कौन ईयर में मतलब कि जो औपनिवेशिक काल में था वो पूछा जाएगा। अब इंटरनेट शटडाउन के बारे में देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विरोधी प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्ष में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन किया गया है। यह रिपोर्ट इंटरनेट फ्रीडम इंटरनेट
फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट वॉच ने जारी की है। मतलब पूछा जाएगा, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेट शटडाउन, इसको किसने पारित किया है, मतलब किसने इसको पेश किया है, तो याद रखिएगा ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट वॉच ने पारित किया है, सबकी रिपोर्ट निकाला है। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान क्या-क्या है, ये देख लेते हैं। इंटरनेट शटडाउन के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुँच को पूरी तरह से निषेध करना, इंटरनेट स्पीड को धीमा करना और किसी विशेष कंटेंट की प्रतिबंध करना शामिल है। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक शिकायत और लोक अधिनियम 2017 को शामिल किया गया है। इस नियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करती है। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिन तक ही बंद करने का प्रावधान किया जा सकता है। यह अधिनियम देखेंगे, यह कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर वरिष्ठ नौकरशाहियों को दूरसंचार सेवाओं को शटडाउन करने का आदेश देने के लिए अधिकार देता है। अब आगे देखेंगे उसके बाद क्या इसमें लिखा हुआ है कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट में जो आया था उसके बारे में है कि दूर संचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आयात और सुरक्षा अधिनियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश को सुनिश्चित करता है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी अध्यादेश को अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही इस निलंबन की आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, इसके अतिरिक्त न्यायालय में यह भी कहा गया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमशः 19(1) ए अनुच्छेद 1 ए जी के तहत संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो अन्य महत्वपूर्ण छोटी-छोटी जो सुर्खियाँ रहेंगी उनको देखेंगे। ये ज़्यादा लंबा हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो लाइन होंगे सिर्फ उनको बताया जाएगा इसमें। केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियम अधिनियम 1955 95 सॉरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ये संशोधन केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1955 के उन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करता है जिसमें कुछ कृत्यों और गैर कानूनी अपराध घोषित किए गए हैं। संशोधन के उद्देश्य जो है आप देखेंगे कि वर्ष 1955 में केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम को इससे अधिक व्यास अनुकूल बनाया गया है। और साथ ही साथ विश्वसनीयता बढ़ाया गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को वृद्धि करने के लिए किया गया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखेंगे अधिवक्तक संशोधन जो 2023 आया है, जो अ, वकील लोग होते हैं उनसे संबंधित आया है। ये जो देखेंगे आप 2023 पारित किया गया है, इसमें फ्रॉडिंग के कृत्यों यानी दंडनीय अपराध बनाया गया है। साथ ही विधिक व्यवसाय अधिनियम 1879 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निश्चित किया गया है। फिर आप देखेंगे कि जांच आयोग अधिनियम 1952 में ये केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन से संबंधित सूचनाओं को जारी करने की अनुमति जारी किया है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि जांच आयोग अधिनियम 1952 का है। कब का है? 1952 का है। चलिए उसके आगे देखते हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य में लोक महत्व के निर्देशित मामलों की जांच करने हेतु जांच आयोग गठित करने को निर्देशित करता है। केंद्र सरकार की संविधान की अनुसूची 7 में सूची 1 और सूची 3 में उल्लेखित किया गया है इसको, और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब विदेशी योगदान विनियम ये आप देख सकते हैं, फॉरेन एक्ट जो 1967 का था उसमें जो है बदलाव किए गए हैं। शत्रु संपत्ति जो है वो कब कब की थी, रक्षा अधिनियम ये सब चेंज किए गए हैं, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है। इसको आप देख लीजिएगा। अब इस तरह से जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब वो होगा कि
सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण सांविधिक कार्यकारी निकाय के बारे में देखेंगे। इसका जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। मैं पहले से इसको पढ़ लूँगा, उसके शॉर्ट वीडियो बना लूँगा, मतलब उसके शॉर्ट वीडियो नोट्स बना लूँगा मैं, और इसमें मैं ऐसे देखूँगा और इसमें बताऊँगा इसमें क्या-क्या आपको पढ़ना है, बस इसके बाद छोड़ के मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि इतना इसमें जो है बहुत बेसिक चीज़ पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।